बस्तर में माओवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ी जंग चल रही है और लगभग अब ये जंग समाप्त होने के कगार पर है, क्योंकि माओवादियों की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है जिसका परिणाम हर कोई देख भी रहा है। लेकिन इस जंग को लड़ने के लिए बस्तर के आदिवासी वर्दी पहनकर जिस तरह से लड़ रहे हैं और जिस तरह से अपने बलिदान को दे रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को, घरों को भी आपको दिखाना चाहिए कि जब आगे चल के इतिहास लिखा जाएगा कि बस्तर में कैसे माओवाद खत्म हुआ, तो इन सिपाहियों की कहानियां ना छूट जाएं। तो कहानी बताता हूं आपको। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जब माओवादियों में सबसे बड़ा नाम था हिड़मा, जब वो मुठभेड़ में मारा गया तब हमने उसका घर दिखाया था। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ एक जवान का घर जो कि माओवादियों से ही जंग लड़ते हुए शहीद हो गए बीजापुर में 3 दिसंबर को। ये एक जवान है जिनका नाम दुकारू गोंदे, और ये भी बीजापुर के उस बड़ी मुठभेड़ जिसमें 18 माओवादी मारे गए थे और 3 जवान शहीद हुए थे, तो उसमें से एक जवान है। इनका घर बीजापुर के बोदली गांव में है और यहाँ उनके आज अंतिम संस्कार के बाद परिवार के लोग, नात रिश्तेदार सब एकत्रित हुए हैं। और ये जवान, शहीद जवान की तस्वीर जिसे यहाँ पर लगाया गया है भावभीनी श्रद्धांजलि के तौर पर, जिसमें लिखा गया है कि वीर सपूत को नमन। दिनांक 3 दिसंबर 2025 को नक्सलियों से लोहा लेते हुए DSF आरक्षक बैच नंबर 4503 दुकारू गोंदे ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आपका साहस, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा है। शहीद मोहन अमर रहे। और ठीक इस तरफ उनका परिवार है। दुकारू गोंदे जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी 2 पत्नियां थीं और 7 बच्चे थे। ये 7 छोटे छोटे बच्चे और 2 पत्नियां, जिसमें एक पत्नी के लिए वहाँ उन्होंने घर बनाया है और ये दूसरा घर जो है वो दूसरी पत्नी के लिए है। ये उनकी दूसरी पत्नी है। क्या नाम है आपका? जयमती। जयमती जी। अच्छा, ये आपको मतलब कब पता चला कि ये घटना हुआ? कैसे, कौन बताया? 3 तारीख को उधरी से पता चल गया ऐसा शहीद हुआ है बोल के। अच्छा जी, उसके साथ टीम वाले लोग ही बोले ऐसा फायरिंग हुआ है बोल के। हमेशा जाते थे वो मुठभेड़ में? पहले भी इनकाउंटर में, ऑपरेशन में? जब ड्यूटी लगता है तभी जाते थे। अच्छा, तो कभी मन में डर पहले से रहा ऐसा कि ऐसे नकली लोग से लड़ने जा रहे हैं, कुछ गलत ना हो जाए? नहीं, ड्यूटी जब लगता है तभी जाता था, ड्यूटी बिना नहीं जाते थे। ठीक है, ठीक है। तो खैर बहुत वो नहीं करना चाहिए। उनकी पत्नी है, उनसे क्या बात करें। ये उनके बड़े लड़के हैं। क्या नाम बाबू आपका? मनतेश। मनतेश, क्या कर रहे हो मनतेश अभी? अभी फिलहाल घर में जी। पढ़ाई वढ़ाई? 12th पास हूँ और अभी घर में रहता हूँ। आगे पढ़ाई नहीं की? नहीं किया। नहीं किया। क्यों नहीं की? मन नहीं कर रहा था। मन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये सही बात है कि मतलब एक शहीद जवान के घर में आप जाएंगे तो उनके परिवार से क्या ही बात करेंगे आप? ये तो नहीं पूछ सकते कि कैसा लग रहा है। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये उनके बच्चे हैं, 2 पत्नियां हैं। ये पहली पत्नी है, ये दूसरी पत्नी है और ये 7 बच्चे हैं उनके। और ये लोग आपस में मिलजुल के आपसी सामंजस्य के साथ रहते हैं। जैसे कई जगह होते हैं कि अगर 2 पत्नियां हो गई तो आपसी विवाद होने की स्थिति होती है, कोर्ट कचहरी। लेकिन ये लोग, अब आप देखिए आमने सामने ही घर है और तो इस तरह से ये लोग आराम से रहते हैं। लेकिन अब इनके पति शहीद हो गए हैं तो आगे भी इनको मिलजुल के ही रहना पड़ेगा। दादा, आप उनके बड़े भाई थे? हाँ, बड़े पिताजी में मेरा पिताजी बड़ा है, उसका पिताजी छोटा है। पिताजी छोटे हैं। हाँ। तो ये कब से गए थे दादा पुलिस में? 2005 में? हाँ, 2005 में गए। वो SPO वाले में? हाँ, SPO में बतवा था पहले। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो गांव है बोदली, ये जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ था
तो उसके बाद से इस गांव के अधिकतर लोग माओवादियों से, मतलब जब नौकरी के लालच में नहीं, सिर्फ माओवादियों से मुक्ति पाने के लिए, मतलब आज जो जवान हैं वो नौकरी करने के लिए गए और उन्हें तैनात किया गया है नक्सल मोर्चे पर। लेकिन ये जो एसपी और डीएसएफ, इनकी शहादत थोड़ी सी अलग है और इनको एक अलग तरीके का, हालांकि हर शहादत को सम्मान बराबर मिलना चाहिए, लेकिन इनको आप इस तरीके से भी देखें और समझें कि जब सलवा जुड़ूम बस्तर में शुरू हुआ और माओवादियों के खिलाफ आदिवासी दो खेमे में बट गए। कुछ आदिवासी जो माओवादियों की तरफ चले गए, कुछ आदिवासी जो माओवादियों के खिलाफ चले गए। तो उन्हें ना नौकरी की लालच थी और ना ही इस बात की लालच थी कि उन्हें इसके एवज में पैसा मिलेगा। वो सिर्फ अपने इलाके को शांत करने के लिए, कि माओवादियों से उनके इलाके को निजात मिल सके, इसलिए उन्होंने सरकार के साथ आकर हथियार उठाया और शुरुआत में ऐसे ही लड़ने लगे माओवादियों के साथ, बिना नौकरी और बिना उसके। तब उन्हें फिर एसपीओ नाम से उनकी पहचान की गई, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। और आगे चल के जब सलवा जुड़ूम पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, तब एसपीओ को सहायक आरक्षक बना दिया गया और सहायक आरक्षक को ही एक आगे पुलिस विभाग ने एक नया पद सृजित किया जिसका नाम डीएसएफ रखा। और डीएसएफ वो पद है जिसमें अब नई भर्तियां नहीं होती। तो सलवा जुड़ूम के समय वो चले गए। हाँ, तालाब जो उनके समय चले गया। तो घर से और कितने लोग गए थे एसपीओ में? घर से एक हम दो बाप से एक ही भाई चले गए थे एसपीओ में। एसपीओ में। हाँ, तो उस समय आप लोग फिर कहाँ रहते थे? हम लोग घर में। घर में। हाँ। तो इस समय बता रहे थे भैया कि घर सब लोग आप लोग कैंप में सोते थे बोल के। हाँ, उधर ही सोते थे हम लोग। घर में नहीं रहते? घर में नहीं रहते थे, उधर ही सोते थे। पहले इतना यहाँ पूरा नक्सली आते थे ना पहले यहाँ पे। हाँ। और क्या करते थे आके? हम लोग उधर सोते थे, फिर इधर पूरा घूम के जाते थे पहले। अच्छा। हाँ। दिन में रात पे? रात में। दिन में नहीं आते? दिन में नहीं आते थे। उस समय से। हाँ। ठीक है। भैया कौन है? हाँ, नहीं है, दूसरा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बड़ी वाली पत्नी के भाई हैं। क्या नाम दादा आपका? भाई को। आप कहाँ रहते हैं? पुंडरी में रहते। अच्छा, पुंडरी में रहते हैं। जी। अभी आप आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ, ये तो देखने आए थे। हाँ। ठीक है। अच्छा भैया, मेरे को थोड़ा सा एक चीज़ आप ये बताएंगे कि क्योंकि आप भी एसपीओ हैं डीएसएफ में, जब शुरुआत में आप लोग एसपीओ बने तो उस समय तनख्वाह मिलता था क्या शुरू में? शुरू में नहीं मिला, बाद में कुछ दिन के बाद 1500 मिला। 1500? तो आप लोग अपनी मर्जी से गए थे सब लोग, जो भी लोग एसपीओ बने अपनी मर्जी से? हाँ, डर के मारे से, डर के वजह से। किससे डर? माओवादियों से? माओवादी से, तार जुड़ूम से भी डर था, जो वहाँ से जुड़े थे ना। हाँ हाँ। घर में रहते थे उस समय, तो नक्सली से मिलता है करके उन लोग भी मारते थे। अच्छा, ऐसा था। तो मतलब आपको एक तरफ जाना ही पड़ेगा? एक तरफ कहीं ना जाना पड़ेगा, इधर या उधर। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि उधर जाना तो बेकार है ना, नक्सली तरफ जाना? नक्सली जाना बेकार है। हम जुड़ूम में भर्ती होते हैं करके 2005 में फिर एसपीओ में भर्ती हुए। हाँ। और पहले कितना दिन? हाँ। कम से कम 6-7 साल तो एसपीओ रहे। उसके बाद कोर्ट बैन लगा दी। एसपीओ क्या है, कोर्ट बैन कर दी। एसपीओ क्या है करके सहायक आरक्षक बनाया गया। सहायक आरक्षक में 5-6 साल थे। पूरा 18 साल हो गया सर हमारा ये इसमें नहीं। जब जैसे एसपीओ में शुरुआत में आप लोग भर्ती हुए तो पैसा कब से देने लगे? तुरंत से दिए कि नहीं, कुछ दिन के बाद देने लगे। बाद तीरधनुष से लड़ते थे। अच्छा, बंदूक भी देते रहे? बाद में बंदूक दिए 303। हाँ, वो भी 5 लोग में एक कर देते रहे? हाँ, ऐसा था। तीर लेके जाते थे ड्यूटी में, वो कैंप में भी तीर से ड्यूटी करते रहे। तीर धनुष लेके? तीर धनुष लेके। अच्छा। तो उस समय ये बोदली गांव में कुछ बड़ा कांड वांड हुआ था इधर? बोदली कांड यहाँ बड़ा नहीं हुआ, रोड में होता रहा बम विस्फोट। अच्छा। बहुत जगह हुआ है। हाँ, यहाँ वो जिसको आप अभी सिलेंडर किया उसके रुपेश के साथ। हाँ हाँ। वो इतना हाथ कटा वाला वो यहीं पर हुआ था। अच्छा, उसका हाथ यहीं पे उड़ा था? यहीं पर उड़ा, ये सड़क में ही बम लगा था? हाँ, वो देखे थे आप वीडियो? हाँ, वीडियो देखा था। वयाम क्या हुआ? वो दो क्या नहीं, वो मेरा भाई को दफना है ना, वही पास वाला खंबा में डाला, वही उसका टूट गया। हाथ छूट गया था वहाँ पे? वही टूटा। अच्छा, रजनू वयाम। रजनू। तो
उस समय माओवादी लोग यहाँ गांव में किसी को फिर मारे वारे भी जान से? बहुत लोग, बड़े बड़े लोग को मारे हैं सर, यहाँ जितने मुखिया थे सबको मारे। सबको? कैसे करके मारे? जो गांव के जो सियान थे उनको मारे। यहाँ भी 2007 में, 7 के बाद नहीं मारे, 2007 तक मारे? 2007 तक मारे, 7 में। हम्म। यार नगर सैनिक को 2017 में मारे। कितने लोग को मारे होंगे गांव से? लगभग 10-12 लोग। 10-12 लोग को मारे? अरे बाप रे। और सबको क्या बंदूक से कि कुल्हाड़ी उलाड़ी? नहीं, बंदूक से, कुल्हाड़ी से, 47 से मारे थे। अच्छा जी। तो और जुड़ुम जो गांव में रहेगा तो वो नक्सली के तरफ है बोल के जुड़ुम वाले मारते थे। जुड़ुम वाले लोग भी मारे क्या किसी? जुड़ुम वाले तो नहीं मारे जान से, वो डराते थे वैसे। जो नहीं फिर कैंप में जाके रहने लगे? वहीं रहे, वहाँ कम से कम 6-7-8 साल रहे। हाँ, तो खेती बाड़ी छोड़ दिए थे। तो खाना कैसा रहा जीवन वहाँ पे कैंप में? बेकार था, अभी जो मिलता था उसी से खाते। अच्छा, मतलब वहाँ ला सरकारी खाना जो भी देते रहे? सरकार से 10 परिवार को एक नौकरी 1500 में तो नहीं पाल सकता। 10 परिवार में 1500 नौकरी एसपीओ। अच्छा अच्छा, 10 लोग हैं परिवार में? जी जी। और 1500 तनख्वाह मिलता है? 1500, 1450, 1500 मिलता था। हाँ, फिर तनख्वाह कब बढ़ा? 2012 में। कितना हुआ फिर? तब तक 1500 मिल रहा था? 3000 हुआ उसके बाद सर। अच्छा, 1500 से बढ़ के 3000 2012 तक? जी हाँ। उसके बाद 2012 में सहायक रक्षक नियुक्ति हो गई। फिर वहाँ 6000 से स्टार्ट था, फिर वहाँ 19,000 पहुँच गया था धीरे धीरे करके। कब तक पहुँचा 19,000? तो अभी 23 तक। 2023 तक 19,000 मिल रहा था जी। और फिर अभी कितना मिल रहा है? अभी सर 32,000। एक डीएसएफ बन गए तो ना। तो जितना आप बता रहे हो यही सब कहानी इनका दुलारू दादा का भी था। उनको भी इतना ही मिलता रहा होगा? मिलता, साथ में भर्ती हुए थे। ये भी साथ में भर्ती हुए थे? हैं जी। तो इनको पहले 1500, फिर 3000, उसके बाद 6,000। हाँ, ठीक है। तो ये बस्तर में जब वो जो सलवा जुर्म बताया, तो 2 चीज है कि आपको ये चुनना था कि आपको हथियार तो उठाना ही पड़ेगा। हथियार किस तरफ से उठाना है ये आपको तय करना है कि नहीं? कि आप बहुत सारे लोग उस समय संगठन में भी चले गए? पूरे संगठन में भी गए थे, गांव से बहुत ले गए थे। अच्छा, पार्टी में वापस आए कई लोग, सरेंडर किए धीरे धीरे आए, जेल गए। जेल से आने के बाद घर में फिर बहुत लोग नहीं गए। हाँ, कई लोग आके जेल भी गए। अच्छा, कई लोग डीआरजी में शामिल है, सरेंडर होके। हाँ। कई लोग मरे भी होंगे मुठभेड़ में? हाँ, कई लोग। यहाँ से तो नहीं मरा सर, नहीं नक्सली था कोई नहीं। अच्छा, कितने लोग गए होंगे नक्सली में? अभी नहीं है सर। नहीं, जो पहले आ गए लगभग 20-30 लोग। हर घर से संगम पहले रहते थे सर। अच्छा, और फिर हर घर से एसपीओ? हाँ, उसके बाद वो नक्सलेट के बाद एसपीओ बने। नहीं, जब सलवा जुर्म शुरू हुआ तो ऐसा भी था क्या कि एक ही घर से एक आदमी पार्टी में चले गया और एक आदमी पुलिस तरफ चले गया? ऐसा भी था सर। ऐसा भी हुआ है। अच्छा, कि एक भाई चले गया पार्टी में, एक भाई एसपीओ बना। हाँ, हुआ। तो फिर उन लोग आपस में लड़ने वाला हुआ। यहाँ पे है सोडी लड़का, वो अभी सिलेंडर की है, आंख कदरी रहती है। अच्छा, तो उसके भाई एसपीओ में था, वो आते हैं। अच्छा, तो वो कहाँ है अभी सरेंडर की? वो सर गांव में रहती है। कहाँ? राखवाल साइड। वो याकवा जी, शादी करके घर में रहती है। अच्छा, अब शादी हो गया जी। तो पहले पार्टी में थी? बताओ जी। अच्छा भैया, ये पूछ रहा था, आप तो रिश्तेदार हैं इन लोगों के, दुलारू दादा के। जी जी। तो अभी हालांकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन था डीएसएफ को लेके। कोई बता रहे थे कि डीएसएफ के जवानों को अनुकंपा नहीं मिलती है। फिर मैंने जगदलपुर एसपी सलभ सिन्हा साहब से और विभाग से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि डीएसएफ के जो जवान शहीद होंगे तो उनको भी शहीद जवानों के बराबर का ही दर्जा है और सारी व्यवस्थाएं, अनुकंपा, नौकरी मिलेगी और जो भी पैसे मिलने हैं वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो पहले तो मुझे इस बात को लेकर बड़ा दुख हुआ कि अगर डीएसएफ का जवान हुआ तो उसको कम सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनको भी बराबर की व्यवस्थाएं दी जाएंगी। और एसपी साहब ने भी ये कहा कि अगर मान लो कोई
गलत जानकारी देता है जी जी तो आप लोग बीजापुर एसपी जो हैं जितेंद्र यादव साहब जी जी उनसे जाके मिल लें। जी। लेकिन अब एक समस्या ये भी है कि 2 पत्नियां हैं तो उसको कैसे करके आप लोग इन लोग बात हुआ फिर? हुआ सर, हाँ, पहले से नहीं लड़ते थे सर, कभी नहीं लड़े, कभी नहीं लड़े। आपसी रजामंदी से शादी हुई? हाँ, मतलब वही लेके आई थी बड़ी वाली अच्छा। जी। क्या है, वो खुद बुआ की लड़की थी, हाँ तो उस समय जुड़ूम में थे, जुड़ूम के घर नहीं आता था ये जब, हाँ हाँ। तो कहती बातें मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, बच्चे छोटे छोटे करके खुद लाई अच्छा, जी। वो इनकी क्या लगती हैं छोटी वाली? छोटी वाली रिश्ते से बहन ही है अच्छा, रिश्ते से बहन जी। है, तो अपनी मर्जी से लेके आई? मर्जी से खुद लेके आई, ओह, मतलब उनका कोई विरोध नहीं? विरोध नहीं, अभी तक नहीं सर। कभी नहीं। ठीक है, 7 बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं हाँ, अब एक बच्चे को तो मेरे को लगता है जो बड़ा वाला है उसको नौकरी मिल जाएगा, जी। है ना? और अनुकंपा। उन्हीं लोग बोले कि बड़ा को नौकरी दिलाएंगे हाँ, ऐसे करके। लेकिन उसको फिर दोनों परिवार को लेकर चलना पड़ेगा, जी 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 है कि नहीं? जी। क्योंकि एक बेटा को तो आप पाल रहे हो ना दादा? हाँ, मैं पाल रहा हूँ। इन दो सुबह बात किए कि हम बड़े बेटे को जो भी मिलेगा उसके पापा की तरफ से उसको उसी को देंगे, बड़े लड़का को। पूरा परिवार को, घर के और परिवार थोड़ा आप लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आप लोग नौकरी भी कर रहे हैं, रिश्ते में है ना, कि जो पैसा मिलेगा तो जब घर में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता है और ऐसे पैसा मिलता है मुआवजा में, तो बहुत सारे लोग आते हैं ठगने के लिए, ठगने है ना। वो बताएंगे आपका पैसा को ऐसा करा देंगे, इससे और फायदा होगा, तो उसको थोड़ा हाँ बिजनेस वाले, कभी बीमा वाले, कभी दुनिया भर के वाले, जी तो उसको थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा जी। कि कहीं ऐसा, क्योंकि दोनों पत्नी तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं दिखे, नहीं, दोनों नहीं पढ़े, वो बस थोड़ा हिंदी समझती है, हिंदी समझती है, ये वो तो तो नहीं बोलती, तो ऐसे में कोई आके ठग ना ले पैसा, जी है कि नहीं? क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था तो ठीक ठाक पैसा मिलने का बात बता रहे हैं, जी तो कोई पैसा ना ठग ले, जी है कि नहीं? जी। और 7 बच्चे हैं तो कम से कम उसमें से ठीक ठाक पैसा 7 बच्चे के नाम पे अलग अलग फिक्स करा दें, ताकि उसको वो बड़े होते जाएं तो उनका पढ़ाई लिखाई है। ये बच्चा पहला स्कूल है सर, उसका परिवार में ये लड़का से स्टार्ट है। कौन? उसका 2 बहनें थे, इसी से उस स्टार्ट हुआ पढ़ाई, पहले कोई नहीं पढ़े। कौन? ये लाल टी शर्ट? जी, इसी से पढ़ाई उत्पन्न हुआ उसके बाद। हाँ। उसके बहन 2 हैं, वो भी पढ़ाई नहीं की अच्छा, जी। इसी से स्टार्ट है, शुरू है उसका ऐसा? परिवार। हाँ, पढ़ाई करने। जी ठीक है, तो ये सब थोड़ा आप लोग भी जवाबदारी जी जी से करेंगे। जी जी। ना, तो अभी आप कहाँ, यहाँ तो नहीं रहते हो? यहाँ नहीं रहता हूँ, आप तो उधर ही रहते हो? पिनकोंडा रहता हूँ सर, अच्छा, बाजू हाँ में हाँ, है आप इनको नहीं मालूम। जी। ठीक है, ठीक है साहब। तो ये 3 जवान शहीद हुए थे। दुकारू गोंदे जी का ये घर है और 2 पत्नियां हैं, इसलिए हैं क्योंकि जो पहली पत्नी थी दुकारू गोंदे जो है वो एसपीओ में थे सलवा जुड़ूम में, और उस तरफ माओवादियों के साथ लगातार 2005 से उनका संघर्ष जारी था। तो घर परिवार को अकेले देखना, खेती बाड़ी नहीं देख पाने, इसलिए एक मतलब गजब का आपसी सामंजस्य है, बोल सकते हैं कि बड़ी पत्नी ने ही अपनी एक रिश्तेदार में लगने वाली छोटी बहन को लेके आई कि तुम साथ में रहो, और वही उनकी दूसरी पत्नी बन गई। और आज भी इन लोगों ने आपसी बैठक में इस बात को तय किया कि बड़े बेटे को अनुकंपा में जो नौकरी मिलेगी उसको दिया जाएगा, ताकि वो पूरे परिवार की देखभाल कर सके। ये बड़े बेटे हैं जो 12th तक इन्होंने पढ़ाई की है, और ये जवान का घर जो उन्होंने बनाया था, मुझे लगा कि इसको भी दिखाना चाहिए। और बाकी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है कि मैं क्या मतलब जवान शहीद हो गया, घर का मुखिया शहीद हो गया, तो फिर क्या पूछोगे आप परिवार वालों से, क्या बात करोगे कि ये लोग रो नहीं रहे? इसका ये मतलब नहीं है कि इनके मतलब दुख नहीं है, और इन लोगों ने अपने आप को संभाल लिया है। तो बार बार उस बात को कुरेदना, फिर उनके बारे में बहुत पूछना, इसलिए उनके एक रिश्तेदार हैं तो मुझे लगा उनसे ही थोड़ी बहुत बातचीत करने कि कब से फोर्स में गए थे और कैसे क्या सारी चीज़ें। मुझे लगा आप लोगों के लिए उस जवान के घर को दिखाऊं, कि देखिए कि बस्तर में जो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही है उसमें जो जवान लड़ रहे हैं उनके बैकग्राउंड की स्थिति आप देखिए, और फिर आप अपना नज़रिया भी बढ़ाइए या समझने की कोशिश कीजिए।
वीडियो पसंद आया होगा तो पसंद क्या आएगा, मतलब इसमें पसंद वाली कोई बात ही नहीं है, ये एक मुंह से निकल जाता है। अगर आपको लगता है कि इस जवान के घर को और हर किसी को देखना चाहिए कि बस्तर में लड़ने वाला जवान उसकी क्या स्थिति है और बस्तर के आदिवासियों की क्या स्थिति है, थोड़ी सी जानकारी सलवा जुड़ूम को लेकर भी हुई और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।